सुबह सुबह का वक्त था। मेरा दुकान जाने का टाइम हो गया था। मैं एक दर्जी था और ऐसा खूबसूरत दर्जी पूरे इलाके में नहीं था। यही वजह थी कि मेरा काम बहुत ज्यादा चलता था और मेरे पास ज्यादा औरतें ही आती थीं। कभी कभी हंस बोल कर बातें भी कर लेती थी। मैं भी मुस्कुराकर बात कर लेता। अब जाहिर है मुझे उनसे काम था, तो मैं कोई उनसे झगड़ा करने तो नहीं बैठा था। वो भी काम से आती थी और मुझे भी काम होता था। इखलाक से बात कर लिया करता था, पर फिर भी पूरे इलाके में मशहूर था कि मैं बहुत ही ज्यादा दिल फेंक हूँ। जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरी बीवी थी जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। हम दोनों ने मोहब्बत की शादी की थी। सारे खानदान से लड़ाई झगड़ा मोल लिया था और अब हम लोग एक फ्लैट में रहते थे। मेरी बीवी का नाम साइमा था। जब हम लोग कराची में फ्लैट देखने के लिए आए तो उसने कहा कि उसे सबसे ऊपर वाला फ्लैट चाहिए। मेरा कहना था कि इतने ऊपर हम लोग कैसे चढ़ेंगे, कैसे उतरेंगे, क्योंकि ये कोई इतनी अच्छी बिल्डिंग नहीं थी। यहाँ पर कोई लिफ्ट का सिस्टम भी नहीं था। उसने कहा कि ऊपर वाले फ्लैट में आपको छत भी मिल जाती है और छत के बहुत फायदे होते हैं, इसलिए ऊपर वाला फ्लैट ही चाहिए। वैसे ऊपर वाले फ्लैट की कीमत कम थी क्योंकि वो बहुत ऊंचा था और लोग इतनी ऊपर से नीचे आने जाने को बड़ा मुश्किल समझते थे। उसने कहा कि हम दोनों की वर्जिश भी हो जाएगी। उसे छत बहुत ज्यादा पसंद थी। वो कहती थी कि शाम को इंसान चाय बनाए, छत पे बैठे, आसमान को देखे, परिंदों को देखे, आजान की आवाज सुने तो उसके पूरे दिन की थकन उतर जाती है। मैंने उसकी बात मान ली और हम दोनों ने आखिरी फ्लैट ही ले लिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो सीढ़ियों से उतरते हुए गिर गई और उसकी कमर में चोट लग गई। अब डॉक्टर्स का कहना था कि इसकी कमर से लेकर टांगों तक का हिस्सा सुन्न हो गया है और वो अपने पैरों पर चल नहीं सकती थी और ना ही बोल पाती थी, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा झटका लगा था। झटके से गिरने की वजह से उसके सारे निजाम डिस्टर्ब हो गए थे और उसको 1 साल होने वाला था। मैं ही उसके सारे काम करता, उसके लिए खाना बनाता, घर को भी साफ करता, पैसे भी कमाता, उसे बाथरूम वगैरह भी खुद ही लेकर जाया करता था। मेरे सारे रिश्तेदार मुझे काबिले रहम नजरों से देखते थे और कहते थे कि मैंने पसंद की शादी की, अपनों का दिल दुखाया, इसलिए मुझे सजा मिली कि शादी के 1.5 साल बाद ही मेरी बीवी माजूर हो गई और जब वो सीढ़ियों से गिरी तो वो माँ भी बनने वाली थी। मेरा बच्चा भी इस दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया से चला गया। हमारे लिए ये बहुत बड़ा हादसा था, एक बहुत बड़ा सदमा था। हम लोग बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए थे, लेकिन फिर भी बड़ी ही खुश असलूबी से हमने इस सारे वक्त को गुजारा और अब इस बात को 1 साल हो गया था। अब मैं दुकान पर जाना चाहता था, पर मेरी बीवी के काम खत्म ही नहीं हो रहे थे। मैं उसे एक दफा बाथरूम ले गया तो उसने कहा कि उसे फिर से जाना है और उसे ठीक से मुंह हाथ धोने हैं। वो बोल नहीं पाती थी पर इशारे करती थी। मैं उसके इशारे समझ जाता था। मैं उसके पास मोबाइल फोन रखकर जाता था कि अगर कोई मसला हो तो वो मुझे बेल मार दे और मैं समझ जाऊंगा। दुकान मेरी ज्यादा दूर नहीं थी। दोपहर का खाना भी मैं उसके करीब रखकर चला जाता, उसकी दस्तरस्त में, ताकि वो उठाकर खा ले और पानी का इंतजाम भी कर जाया करता था। दोपहर में मैं एक चक्कर लगाया करता था और फिर उसके बाद दोबारा से दुकान पर चला जाता और फिर रात को देर से आता था। वो बेचारी भी इस रूटीन के साथ चल रही थी और उसका मेरे लिए इतना करना ही काफी था। मैं उसे फिर से बाथरूम ले गया। अब उसने मुझे फिर से इशारा किया। मैंने कहा कि अब क्या चाहिए। मैं जरा गुस्से से बोला तो वो सहम सी गई। उसके इस इशारे का मतलब था कि वो लिपस्टिक लगाना चाहती थी। उसने होठों पर लिपस्टिक लगाई। मैंने उसे शीशा दिखाया और वो शीशे में देखते हुए लिपस्टिक लगाने लगी। मैंने उसकी तारीफ की और मैंने कहा कि वो बहुत खूबसूरत है, मेरी प्यारी बीवी। उसने कहा कि तभी तो आपकी बीवी को नजर लग गई है। मैंने कहा कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं एक मर्द था, मेरी बीवी माजूर थी। मैं घर के काम काज भी करता था, पैसे भी कमाता था, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी थी। मैंने अपनी बीवी को कभी ताना नहीं दिया। इस 1 साल में मैंने उसके साथ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया। मैं उसका इलाज भी करवा रहा था। मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक था और मैं अपनी दुकान पर चला गया और फिर मैंने उस लड़की को देखा जो मेरी दुकान पर आई थी। मैंने उससे पहले नहीं देखा था, शायद वो इस मोहल्ले में नई आई थी।
یہ لڑکی بہت ہی زیادہ جوان جہان خوبصورت اور پتلی دبلی سی تھی۔ اس کا نام کرن تھا۔ اس نے آتے ہی کہا کہ میرا نام کرن ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے تو سب درزی غفور کہتے ہیں۔ ہاں، میں تمہارے کام کے بارے میں ہی سن کے آئی ہوں، سنا ہے کہ بہت اچھے کپڑے سیتے ہو، میرے کپڑے سی دو گے؟ میں نے کہا کہ کیوں نہیں۔ اس نے کہا کہ دراصل ایک شادی ہے خاندان میں، اور میں شادیوں میں 4 گھنٹے بعد سوٹ بدلتی ہوں۔ یہ میری عادت ہے کیونکہ میں سب سے الگ لگنا چاہتی ہوں، اس لیے مجھے کوئی 15-16 سوٹ سلوانے ہیں 20 دن کے اندر۔ کیا تم سی دو گے؟ اس نے کہا کہ تم کیا یہ سب کچھ آسانی سے کر لو گی؟ میں نے کہا کہ ہاں، لیکن ارجنٹ کام کے پیسے تھوڑے زیادہ لگیں گے۔ اس نے کہا کہ پیسوں کی پرواہ نہیں کرو، جب میں تم سے 16 سوٹ ایک ساتھ سلوا سکتی ہوں تو کیا میرے پاس پیسوں کی کمی ہوگی؟ میں خوش ہو گیا کہ چلو مجھے ایک بڑا کام مل گیا۔ ویسے بھی کافی عرصے سے مجھے شادی کا آرڈر نہیں ملا تھا اور یہ شادی کا سیزن بھی نہیں تھا، لیکن کچھ لوگ بے موسم شادی کا پروگرام رکھ لیتے ہیں۔ خیر مجھے کیا تھا، میں نے اسے آرڈر لے لیا۔ اس نے کہا کہ وہ کل کپڑے بھی لے آئے گی اور ناپ بھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے اس کا نام اور آرڈر نمبر لکھ لیا۔ میں اپنی دکان میں ہی کام کر رہا تھا۔ وہ اگلے دن آ گئی۔ اس نے مجھے سارے کپڑے دے دیے اور سمجھا دیا کہ کس طرح کے سینے ہیں، پر اس نے کہا کہ مجھے ایک سوٹ ارجنٹ چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں اس ٹائم اپنے گھر جاتا ہوں، میری بیوی بستر پر پڑی ہے، اسے دیکھنے کے لیے جانا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تم یہ سوٹ ابھی سی دو گے تو میں تمہیں 1000 روپیہ ایکسٹرا دوں گی۔ میں سوچنے لگا کہ 1000 کے لیے اگر میں 1 گھنٹہ لگا لوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ ویسے بھی میری بیوی اپنے گھر میں بیٹھی ہے، کوئی سڑک پہ تو نہیں بیٹھی۔ کھانا اور پانی میں اس کے پاس رکھ کر آیا ہوں، 1 گھنٹے سے کیا ہو جائے گا؟ 1 گھنٹہ تو انسان لیٹ بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب سے میری بیوی کی ایسی حالت تھی میں گھر ہمیشہ ٹائم پہ ہی جاتا تھا، لیکن میں نے اس کا سوٹ سی دیا۔ مجھے 1 گھنٹے سے زیادہ لگ گیا۔ جب میں واپس رات کو گھر گیا اور گھر میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میری بیوی زمین پر گری ہوئی تھی، پانی کا گلاس ٹوٹا ہوا تھا، شاید وہ پانی پینے کے لیے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ جو پانی میں نے اس کے پاس رکھا تھا وہ بہت ہی کم تھا۔ میں نے اسے اٹھایا، اس کا منہ صاف کیا، اس کو تھوڑی سی چوٹ بھی لگ گئی تھی۔ میں نے اس میں پٹی باندھی اور میں نے اسے قابل رحم نظروں سے دیکھا۔ میں نے اس کے پاس فون تو رکھا تھا، لیکن فون کی شاید بیٹری ختم ہو گئی تھی، اس لیے وہ مجھے فون بھی نہ کر پائی۔ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے کام تھا، بہت ضروری کام تھا۔ وہ مجھ سے اشارے میں پوچھنے لگی کہ کیا کام تھا، تو میں نے کہا کہ دکان کا کام نہیں تھا، بس میری ایک رشتے دار فوت ہو گئی تھی۔ میں نے اسے جھوٹ بول دیا۔ اگر میں اسے یہ کہتا کہ ایک جوان جہان لڑکی کا سوٹ سینے کے لیے میں نے اتنی دیر لگائی اور تم اس چکر میں نیچے گر گئی اور تمہارے ساتھ اتنا برا ہوا تو وہ ضرور غصہ کرتی۔ بیوی تو بیوی ہوتی ہے، بستر پر پڑی تھی تو کیا؟ آخر میں اس کو جواب دے تھا، اس لیے ڈر گیا اور میں نے جھوٹ بول دیا۔ اس نے بھی مسکرا کر سر ہلا دیا، جس کا مطلب تھا کہ کوئی بات نہیں۔ میں سوچنے لگا کہ مجھے اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کام تو کر دیا، پر ابھی اس لڑکی نے مجھے پیسے نہیں دیے تھے۔ اس نے کہا کہ سارے پیسے ایک ساتھ ہی دے دوں گی۔ وہ جب بھی میری دکان میں آتی مجھے عجیب و غریب قسم کی ادائیں دکھاتی، میری آنکھوں میں دیکھتی، کبھی اپنے دوپٹے سے کھیلنے لگتی۔ دوپٹہ تو اس نے بس گلے میں ہی ڈالا ہوتا تھا، سر پہ بھی نہیں کرتی تھی، اور دوپٹہ بھی اس کا بہت ہی باریک سا ہوتا تھا۔ سب بازار والے لوگ اس کو دیکھتے تھے۔ میرے سامنے بھی ایک درزی بیٹھا تھا جو میرا دوست بھی تھا۔ اس نے کہا کہ یہ لڑکی آج کل تمہاری دکان پہ بڑے چکر لگا رہی ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ میں نے کہا کہ ہاں لگتا ہے اس محلے میں نئی آئی ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں نئی آئی ہے، لیکن کسی آدمی کو برباد کر کے آئی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ اس عورت کو طلاق ہوئی ہے، وہ پوسٹ مین ہے نا جو ہمارے محلے میں رہتا ہے، بوڑھا سا، اس کی بھانجی ہے یہ۔ میں نے کہا کہ یہ تو شکل سے شادی شدہ بھی نہیں لگتی، اور تم کہہ رہے ہو کہ اس کو طلاق ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، آج کل کسی کا کوئی پتہ نہیں چلتا، سنا ہے بڑا امیر آدمی تھا، لیکن جب اسے اس کی حرکتوں کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے غیرت میں آ کر اس کو طلاق دے دی۔
तुम इतने खूबसूरत हो, तुम्हारे पीछे तो कोई भी औरत हाथ धो के पड़ जाएगी। मैंने कहा कि अब कहाँ मैं खूबसूरत रह गया हूँ, बस घर के कामों में उलझ गया हूँ। मेरे उस दोस्त ने कहा कि भाभी की हालत अभी भी ऐसी है। मैंने कहा कि हाँ। उसने कहा कि तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, अपनी बीवी की खिदमत कर रहे हो, अल्लाह तुम्हें उसका अजर देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान ना हुआ करो। लेकिन अब मैंने परेशान होना शुरू कर दिया था। मैं एक साथ सारे काम करके तंग आ गया था। जब मेरी बीवी ठीक थी तो वो भी नौकरी करती थी, घर भी संभालती थी और पैसे भी कमाती थी। वो बिल्कुल नहीं थकती थी। लेकिन ये बात भी तो अपनी जगह है कि औरतों को अल्लाह ताला ने मर्दों से ज्यादा बर्दाश्त दी है। हम मर्दों में इतनी बर्दाश्त नहीं होती है। अब तो मैं इस बात को मान गया था और मैं बहुत थक गया था। एक दिन मैं अपनी बीवी को देख रहा था और सोच रहा था कि मैं इसके लिए कितना कुछ करता हूँ। ये माजूर है, बीमार है, फिर भी मैं इसका ख्याल कर रहा हूँ। मैंने इसको अपनी जिंदगी से नहीं निकाला। क्या वाकई ये इस काबिल है? अगर मैं इसकी जगह होता तो ये जरूर मुझे छोड़कर चली जाती, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जब हमारी मोहब्बत अरूज पर थी तो इसकी किसी के साथ मंगनी हो चुकी थी। वो इसका कजन था, लेकिन मेरे लिए इसने उसको छोड़ दिया था। तो फिर ये किसी और के लिए मुझे क्यों न छोड़ देती? मेरे दिल में अजीबो गरीब ख्याल आने लगे थे। आजकल मैं किरण के बारे में ही सोचता रहता था। वो रोज मुझसे कोई न कोई जोड़ा सिलवा लेती और अभी तक उसने कोई पैसे नहीं दिए थे। पर अब मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। मुझे उससे बातें करना, उसकी बातें सुनना अच्छा लगता था। वो मेरी दुकान में आती थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे बारे में अफवाहें उड़ रही हैं कि तुम्हें तलाक हुई थी। उसने कहा कि हाँ, मेरी शादी जब किसी बूढ़े से करवा दी जाएगी तो फिर तलाक नहीं होगी तो और क्या होगा। मेरी उम्र देखो, मेरी शक्ल देखो, क्या मैं इस काबिल थी कि मेरी शादी किसी बूढ़े से करवा दी जाती? क्या बूढ़े मर्दों के साथ जवान औरतें खुश रहती हैं? मैंने कहा कि हाँ, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। उसने कहा कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे तलाक हो गई, अगर नहीं होती तो मैं बहुत बदकिस्मत होती। मैंने कहा कि अब फिर आगे क्या इरादा है? क्या सारी जिंदगी अकेले गुजारोगी? उसने कहा कि नहीं, किसी न किसी को तो हम सफर बनाना ही है, लेकिन जिस तरह का मर्द मुझे चाहिए इस तरह का कोई नहीं है। मैंने कहा कि कैसा हो? उसने कहा कि शक्ल सूरत का अच्छा हो, कद काठ का भी मजबूत आदमी हो, सही मर्द लगता हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वो मेरी ही बात कर रही है, यानी जैसे मर्द की उसे तलाश थी। मैं बिल्कुल वैसा ही था। उसने मुझ पे डोरे डालने शुरू कर दिए और मैं इन डोरों के अंदर फंसता ही गया। ये भूल गया कि इससे पहले भी मैंने कुछ कच्चे धागों को बांध रखा था। वो कच्चे धागे मेरी मोहब्बत के थे, वो मोहब्बत जो मैं साइमा से करता था। कहते हैं कि मोहब्बत का धागा एक ही वक्त में बड़ा कमजोर और बड़ा मजबूत होता है। मजबूत इतना कि जमाने वाले मिलकर भी उसे तोड़ने की कोशिश करें तो टूटता नहीं है, लेकिन कमजोर इतना होता है कि कभी कभी बदगुमानी की कैंची से भी फौरन ही कट जाता है। मैं अब घर आता तो मुझे मेरी बीवी पर गुस्सा आता था। मुझे वो बुरी लगने लगी थी, उसकी फरमाइशों से तंग आ गया था। एक दिन एक मोहल्ले वाली औरत आई तो कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आई थी। मैंने कहा कि आप लोग ऊपर क्यों नहीं आते? उसने कहा कि अब आपकी ऊपर वाली मंजिल पर कौन चढ़े? आपकी बीवी भी तो सीढ़ियों से गिर के ही इस हाल को पहुंच गई है। मैंने कहा कि इसके लिए दुआ करें, अल्लाह करे कि वो ठीक हो जाए। उस औरत ने कहा कि ऐसे लोग ठीक नहीं होते। मेरी एक बहन के साथ भी यही हुआ था। 19 साल बिस्तर पे पड़ी रही और उसके बाद। मैंने कहा कि क्या उसके बाद ठीक हो गई? उसने कहा कि नहीं, उसके बाद इस दुनिया से ही चली गई। मैं मजीद मायूस हो गया था। क्या मैं सारी जिंदगी अपनी बीमार बीवी की खिदमत करते हुए गुजार देता? वाकई उसको दूसरा साल शुरू हो चुका था, लेकिन अभी तक बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई थी। डॉक्टर ने भी कोई अच्छी खबर नहीं सुनाई थी। मैं उसे हर महीने डॉक्टर के पास ले जाया करता था। एक दिन मुझे किरण ने एक बड़ी ही अजीब बात कही। उसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं उसे अपनी बीवी के बारे में तो पहले ही सब कुछ बता चुका था। मैंने उसे अपनी बीवी की तस्वीर भी दिखाई थी। तब उसने कहा कि वो बहुत खूबसूरत है। उसने कहा कि देखो, तुम्हारी ना तो शक्ल है और ना ही उम्र है ये सब करने की।
क्या तुम सारी जिंदगी अपनी बीवी की खिदमतें करते रहोगे, उसकी गलाजत साफ करते रहोगे? मेरे साथ चलो, हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। मैं अपने साथ इतनी सारी दौलत ले आऊंगी कि हमें कोई मसला नहीं होगा। किसी और शहर में जाकर तुम अपनी दुकान बना लेना, मैं घर संभालूंगी, तुम दुकान संभालना। तुम्हारे हाथ में हुनर है, ये हुनर तो तुम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने कहा कि पर मेरी बीवी का क्या होगा, मैं उसे ऐसे ही छोड़कर तो नहीं जा सकता। उसने कहा कि क्यों नहीं जा सकते, अपनी बीवी से छुटकारा कैसे हासिल करना है ये तुम्हारा काम है। मैं तुम्हारे साथ भाग जाने को तैयार हूँ। मैं सोच में पड़ गया और मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया। मैंने कहा कि मेरी बीवी ना तो चल सकती है, ना उठ सकती है और ये बीमार भी है। मैंने इसके लिए जो करना था कर लिया, शायद अब इसको भी निजात की जरूरत है। एक दिन मैं उसे अपने साथ छत पर ले गया। मैंने उसको व्हील चेयर के ऊपर बिठाया हुआ था। वो भी खुश थी कि चलो आज उसे आसमान नजर आ जाएगा। बड़ी मुश्किल से मैं उसे ऊपर लेकर आया, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गई कि ये कोई शाम का वक्त नहीं था, बल्कि तपती दोपहर थी। वो मुझे कहने लगी कि मुझे नीचे ले जाओ, बहुत गर्मी है, ऊपर तो बड़ी तेज धूप थी। मैंने कहा कि क्यों, तुम्हें तो छत बड़ी पसंद थी, तुम्हें तो धूप बहुत पसंद थी, तुम आसमान को देखना चाहती थी। अब यहाँ पर बैठो और मैं जा रहा हूँ। मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं अपनी जिंदगी जीने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी खिदमतें कर करके तंग आ गया हूँ। तुम क्या चाहती हो कि सारी जिंदगी तुम्हारे काम करता रहूं, तुम्हारा गुलाम बना रहूं, तुम्हारा नौकर बन जाऊं? मेरी शक्ल देखो, तुम जैसी एक नहीं 10 औरतें मिल सकती हैं मुझे, तो फिर क्यों मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ खराब करूं? मुझे माफ कर देना, जितना मैंने तुम्हारे लिए कर लिया इससे ज्यादा और नहीं कर सकता। अगर तुम अपने कदमों पर खड़ी हो जाती तो शायद हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन तुम्हारी बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है। मेरी डॉक्टर से बात हुई है, मेरी बीवी परेशान होने लगी। मैंने कहा कि तुम यहीं पर पड़ी रहोगी और 3-4 दिन में तुम्हें जिंदगी से निजात मिल जाएगी। जब तक लोगों को पता चलेगा कि तुम इस दुनिया में नहीं रही, तब तक मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। एक लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, बस उसी के साथ जा रहा हूँ। मैंने व्हील चेयर को लॉक कर दिया। अब वो व्हील चेयर को घुमा भी नहीं सकती थी, वैसे भी उसका एक हाथ काम नहीं करता था और वो अपनी दबी दबी सी आवाज में चिल्लाने लगी, मुझे पुकारने लगी, पर मैंने पलटकर नहीं देखा। जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, मेरा पाँव इतनी बुरी तरह फिसला कि मैं सीढ़ियों से नीचे जा गिरा। मुझे अपना पूरा जिस्म महसूस ही नहीं हो रहा था, सिर्फ अपना एक हाथ महसूस हो रहा था और मैं आखिरी सीढ़ी के पास पड़ा हुआ था। मैंने चिल्ला चिल्ला कर बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई मेरी आवाज नहीं सुन रहा था। 4-5 घंटे इसी तरह गुजर गए। मैं वहीं पर पड़ा था, बेयारो मददगार था। मेरा फोन भी मेरे पास नहीं था। जब मैंने देखा कि ऊपर वाली सीढ़ी से कोई नीचे आ रहा है और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी थी। जब मेरी बीवी की जान पर बन आई और उसे लगा कि वो इस दुनिया से चली जाएगी और यहीं पड़े पड़े उसकी मौत हो जाएगी, तो उसने अपनी आखिरी ताकत को इस्तेमाल किया, जिसको वेल पावर कहते हैं, और वो अपने कदमों पर खड़ी हो गई और खुद चलकर नीचे आ रही थी, लड़खड़ाते कदमों के साथ अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन जब उसने देखा कि मैं भी सीढ़ी से नीचे ही पड़ा हुआ हूँ और मेरी हालत बहुत बुरी है, तो वो फौरन मेरी तरफ बढ़ी, मुझे उठाने की कोशिश करने लगी। उसे समझ आ गया कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे साथ मकाफाते अमल हो गया था। जो मैं उसके साथ करना चाहता था वो मेरे साथ हो गया था। वो मेरी हालत पे आ गई थी और मैं उसकी हालत पे चला गया था। उसने मुझे शिकायत भरी नजरों से देखा, जैसे वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी, और माफ करती भी क्यों, मैं उसकी जान लेने वाला था। वो वहां से चली गई। मैं उसे बुलाता रहा, चिल्लाता रहा, साइमा साइमा मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, लेकिन वो वहां से ऐसे गई कि जैसे पलट कर नहीं देखेगी। और थोड़ी देर के बाद एम्बुलेंस वाले आ गए। शायद साइमा ने ही उनको फोन किया था। वो मेरे जितनी बेरहम नहीं थी। वो चाहती तो मुझे वहां छोड़कर हमेशा के लिए जा सकती थी, लेकिन उसने उन लोगों को बुलाया था। वो लोग मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने यही कहा कि मेरा आधा जिस्म सुन्न हो गया है और एक बाजू भी, यानी अब ना तो मैं काम कर सकता था और ना ही उठकर चल सकता था।
سائمہ نے میرا خیال رکھنا شروع کر دیا جیسے میں اس کا خیال رکھتا تھا۔ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، میں اس سے معافی مانگتا رہتا تھا پر وہ بولتی نہیں تھی اور دن رات میرا خیال کرتی تھی۔ وہ پھر سے نوکری بھی کرنے لگی اور میں آج بھی حیران ہوں کہ کیسے ایک ہی پل میں ہم دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ پلٹ گئی۔ میں نے محبت کرنے والی بیوی کو کھو دیا اور وہ ایک اچھی انسان تھی جس نے ابھی بھی مجھے میرے حال پہ نہیں چھوڑا تھا۔ میں بس دن رات اس سے معافی ہی مانگ سکتا ہوں لیکن شاید وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میں نے اس کے ساتھ صرف بے وفائی نہیں کی تھی، میں تو اس کی جان لینا چاہتا تھا۔ آپ سب لوگ بھی میرے لیے دعا کریں، میرے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ ہو جائے۔ میں اپنے کیے پہ بہت شرمندہ ہوں اور یہ آپ کو پیغام دوں گا کہ کبھی بھی کسی بھی حال میں اپنے ہم سفر کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ کیسی لگی آج کی کہانی؟ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور جواب دیجیے گا۔